प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत आता है मुगल प्रशासन में प्रशासकीय संगठन या उसका ढांचा या उसका स्वरूप। मुगलों का राजत्व सिद्धांत का मूल आधार शरीयत था। शरीयत में कुरान एवं हदीस सम्मिलित थी। बाबर ने राजत्व संबंधी विचार प्रकट करते हुए कहा है कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। बादशाह के लिए एकांतवास या आलसी जीवन उचित नहीं है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम मात्र के आधिपत्य से मुक्त करा दिया। अब वे किसी भी विदेशी सत्ता अथवा व्यक्ति के अधीन नहीं रहे। हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। इसके अनुसार सम्राट अपनी प्रजा की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार ईश्वर पृथ्वी के समस्त प्राणियों की रक्षा करता है। अकबरकालीन मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या मिलती है अबुल फजल ने आईन अकबरी में की है। अबुल फजल ने अकबरकालीन राजत्व का विवेचन करते हुए लिखा है कि राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो। अकबर ने स्वयं को इस्लामी कानूनों के बारे में अंतिम निर्णय घोषित करके बादशाह की स्थिति को और श्रेष्ठ कर दिया। अकबर राजतंत्र को धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर मानता था और उसने रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई, जबकि औरंगजेब ने राजतंत्र को इस्लाम का अनुचर बना दिया और फिर पतन की ओर अग्रसर हुआ। औरंगजेब यद्यपि भारत में परंपरागत रूप से चल रही मुस्लिम कानून की हनफी विचारधारा का परिपोषक था, फिर भी उसकी जवाबित जैसे धर्मनिरपेक्ष राजआज्ञाएं जारी करने में कोई संकोच नहीं किया। मुगल बादशाह ने निसंदेह बादशाह के दो कर्तव्य माने, जहांबानी यानी राज्य की रक्षा, जहांगीरी यानी अन्य राज्यों पर अधिकार। ये महत्वाकांक्षी थे। मुगल प्रशासन का स्वरूप इस प्रकार था। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। मुगलकालीन प्रशासन में अधिकार का बंटवारा सूबेदार और दीवान के बीच मिस्र के शासकों द्वारा बनाई गई प्रणाली पर आधारित था। मुगल साम्राज्य चूंकि पूर्णतः केंद्रीकृत था, इसलिए बादशाह की शक्ति असीम थी। फिर भी प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद जैसी होती थी। मंत्रिपरिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया गया। वजीर यानी जो बादशाह था वो सर्वेसर्वा था। फिर था वजीर केंद्रीय प्रशासन में। वजीर यानी वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री जैसा पद था। बाबर और हुमायूं के समय वजीर का पद अधिक महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसे सैनिक एवं असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त थे। अकबर ने मुगल प्रधानमंत्री को वकील भी कहा। अकबर के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में बैराम खान ने वकील यानी वजीर के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया और उसका दुरुपयोग भी किया। इसलिए अकबर ने बैराम खान के पतन के बाद अपने शासनकाल के 8वें वर्ष एक नया पद दीवान ए वजारत ए कुल की स्थापना की, जिसे राजस्व एवं वित्तीय प्रबंध के अधिकार भी प्रदान किए गए। धीरे धीरे अकबर ने वजीर के एकाधिकार को समाप्त कर उसके अधिकारों को दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा, सदर और सुदूर में बांट दिया। अकबर के काल में केवल 4 ही मंत्रिपद थे: वजीर, दीवान, मीर बख्शी, सदर और सुदूर। अगला जो पद है वो दीवान। दीवान शब्द फारसी भाषा का मूल शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष की वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए की और यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। वित्त एवं राजस्व के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों पर इसका प्रभाव था। सम्राट की अनुपस्थिति में यह शासन के साधारण कार्य को बादशाह की ओर से देखता था। इस प्रकार वह एक प्रकार से सम्राट और शेष अधिकारियों के बीच की कड़ी थी। दीवान भी वकील की तरह यानी वजीर की तरह शक्तिशाली न हो जाए, इसलिए अकबर उसे स्थानांतरित करता रहता था। मुगल काल में
असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान पद पर कार्य किया। दीवान वित्त मंत्री होने के बावजूद अपने इच्छा से धन व जागीर नहीं दे सकता था, किंतु वह खालसा, जागीर, इनाम आदि जमीनों का केंद्रीय अधिकारी होता था। उनकी सहायता के लिए दीवान खालिसा, दीवान तन और मुस्तोफी आय व्यय का निरीक्षक और मुशरिफ होते थे। अगला पद है मीर बख्शी। मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे सेनापति कहते थे। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ। मीर बख्शी का प्रमुख कार्य था सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंध, सेना में अनुशासन रखना, सैनिकों के लिए हथियारों के इकट्ठा करना, हाथी घोड़ों का प्रबंध करना था। इसके अतिरिक्त वह शाही महल की सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व वहन करता था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य मंत्री होने पर भी वह तो उसे स्थायी वेतन नहीं था। मीर बख्शी को युद्ध के दौरान छोड़कर बाकी सेना को वेतन बांटने का कोई अधिकार नहीं था। सामान्यतः यह अधिकार दीवान तन को होता था। मीर बख्शी के द्वारा सरकत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था। मीर बख्शी स्वयं उच्च श्रेणी का मनसबदार होता था और वह मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी उत्तरदायी था। मीर बख्शी के दो अन्य सहायक थे, बख्शी हुजूर व बख्शी शाहगिर्द पेशा। प्रांतों में वाक़या नवीस मीर बख्शी को सीधे सूचना देते थे। अगला पद है सदर सुदूर। यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। उसका प्रमुख कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि देना, वजीफा देना, इस्लामी कानूनों के पालन के लिए समुचित व्यवस्था करना। सदर उस सुदूर को शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। सदर उस सुदूर को कभी कभी मुख्य काजी का भी पद दिया जाता था, अर्थात वह न्याय विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता था। तब उसे काजी उल कुजात भी कहते थे। अकबर के समय में अधिकांशतः यह पद पृथक व्यक्ति को दिया जाता था। सदरुद्दान में दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि का भी निरीक्षण करता था। इस भूमि को सरयू गाल या मदद मास कहा जाता था। सदर सुदूर बादशाहों या शाहजादा धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों, महंतों को दी गई कर मुक्त भूमि की देखभाल करता था। उसे संबंधित मुकदमों का फैसला भी करता था। सदर द्वारा जीविका उपार्जन के लिए दी जाने वाली नकदी को वजीफा, कर मुक्त भूमि को सरयू गाल या मदद ए मास कहा जाता था। साधारण सदर को वेतन के एवज में कर मुक्त भूमि दी जाती थी। इस प्रकार मुगल काल का सर्वप्रथम सदर शेख गदई था, जिसे बैराम खान ने अपने संरक्षण में बनवाया था। अकबर ने अपने शासनकाल में दरिद्रों एवं अनाथों को मुफ्त भोजन देने के लिए धर्मपुरा यानी हिंदुओं के लिए, जोगीपुरा यानी जोगियों के लिए, खैरपुरा यानी मुसलमानों के लिए नाम के 3 दरिद्रालय यानी गरीब खाने खोले गए, जिसकी देखरेख का उत्तरदायित्व अबुल फजल को दिया गया। इस प्रकार अगला पद है मीर सामा। अकबर के अपने शासनकाल में इस पद की स्थापना की। मीर सामा घरेलू मामलों का प्रधान होता था। वह सम्राट के परिवार, महल तथा उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। यह पद बहुत ही विश्वासी व्यक्ति को दिया जाता था और इसे खान सामा भी कहते थे। मीर सामा के पास साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कारखानों के संगठन और प्रबंधन स्वतंत्र था। इसके अंतर्गत आने वाले अन्य अधिकारी थे दीवान बयूतात, मुशरिफ, दरोगा यानी तत्कालीन थानेदार और तहसीलदार। मीर सामा अकबर के समय मंत्री पद नहीं था, किंतु बाद में इसे मंत्री पद बना दिया गया और यह इतना महत्वपूर्ण पद हो गया कि इसे वजीर का पद प्राप्त करने की अंतिम सीढ़ी माना जाने लगा। यानी जो दरबार के निकट रहेगा, जो शासक के निकट रहेगा, वही वजीर बनेगा। अंतपुर के सभी कार्य, गोपनीय कार्य दरोगा यानी तत्कालीन थानेदार के हाथों संपन्न होते थे। शाहजहाँ के काल में इस अधिकारी को मीर सामा भी कहते हैं और किंतु औरंगजेब के काल में इसे खान सामा भी कहते थे। अन्य उच्च अधिकारी
केंद्रीय प्रशासन में। मुहतसिब सार्वजनिक आचार नियंत्रक, प्रजा के चरित्र की देखभाल करने, और औरंगजेब ने मुहतसिबों की नियुक्ति की। मुहतसिब का मुख्य कार्य शरीयत के प्रतिकूल काम करने वालों को रोकना, आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाना, किंतु कभी कभी उसे माप तोल के पैमाना की देखभाल करना भी होता था। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने के उत्तरदायित्व मुहतसिबों को दिया गया। मुख्य काजी, मुगल बादशाह सभी मुकदमों का निर्णय स्वयं नहीं करते थे, इसलिए इसने राजधानी में एक मुख्य काजी, जिसको मुख्य न्यायाधीश भी कहते थे, नियुक्त किया। मुख्य काजी की सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त किए, जो कानून की व्याख्या करते थे। उसी के आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। इस प्रकार ये केंद्रीय संगठन में ये जो पद थे वो इन्होंने व्यवस्थित तरीके से बताए। और अब है अगला मुगल काल में प्रांतीय शासन के प्रांतों में किस प्रकार थी। जैसे अब केंद्र शासन था तो उन्होंने सूबों में बांटा था अपने राज्यों को, जैसे अकबर ने 12 सूबों में बांटा था। तो इस प्रकार अकबर ने जो अंतिम शासनकाल के समय सूबों की संख्या 15 हो गई थी, और औरंगजेब के काल में 21 हो गई थी। शाहजहाँ के काल में ये 18 थी। तो इस प्रकार 15, 18, 21 सूबे यानी प्रांत यानी राज्य थे। मुगलों का प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का ही प्रतिरूप था। प्रशासन की दृष्टि में मुगल साम्राज्य सूबों प्रांतों में, प्रांतों को सरकारों यानी जिलों में, सरकारों को परगनों यानी तहसील में, परगनों को गांवों में बांटा गया। इस प्रकार सर्वप्रथम अकबर ने प्रांतीय प्रशासन के लिए एक नया और विस्तृत आधार प्रस्तुत किया। अकबर ने 1580 में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया, किंतु शासनकाल के अंतिम समय में यानी 1600 से 1605 तक बरार खानदेश अहमदनगर की विजय के बाद सूबों की संख्या अकबर के शासनकाल में 15 हो गई, किंतु अबुल फजल ने अपने आईन अकबर में केवल 12 सूबों का ही वर्णन किया। इस प्रकार शाहजहाँ ने कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा को जीता और सूबों की संख्या 18 हो गई। शाहजहाँ के 1633 में अहमदनगर को पूर्ण जीतकर साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब द्वारा बीजापुर 1686, गोलकोंडा 87 में जीतकर सूबों की संख्या 21 हो गई। कहीं कहीं इसको 20 भी लिखा गया है। और इसमें जो पद थे वो इस प्रकार है। प्रांतीय शासन में सूबा यानी राज्य, प्रांत और उसके जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसको सूबेदार कहा जाता था। अकबर के काल में प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अधिकारी को सरकारी तौर पर सिपह सालार गवर्नर कहा जाता था, जिसे उसके उत्तराधिकारियों में नाजिम में सूबा कहा गया, परंतु जनसाधारण में यह सूबेदार के नाम से ही जाना जाता था। सूबेदार को सूबे में संपूर्ण सैनिक असैनिक अधिकार प्राप्त थे। इस प्रकार अकबर ने अगला पद एक सूबे में दीवान पद भी सर्जित किया, जो सूबेदार की शक्ति पर नियंत्रण रखता था। प्रांतीय दीवान सूबे प्रांत का वित्त अधिकारी होता था। यद्यपि वह ओहदे में सूबेदार गवर्नर से नीचे होता था, किंतु वह सूबेदार गवर्नर का मातहत नहीं था, वह सीधे शाही नियंत्रण के अधीन उत्तरदायी था। अगला पद है बख्शी। जैसे केंद्र में मीर बख्शी तो प्रांत में बख्शी। बख्शी की नियुक्ति केंद्रीय मीर बख्शी के अनुरोध पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। मुख्य कार्य सूबे की सेना की देखभाल करना था। वेतन बांटना बख्शी का कार्य था, लेकिन यह काम केंद्र से करते थे। प्रांतीय सद्र, ये सदरे सुदूर की जैसे थे। प्रांतों में भी ये धार्मिक व्यक्तियों और धार्मिक रूप से प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करता था। कोतवाल सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून और व्यवस्था की देखभाल करता था। अगला जो टॉपिक है 21, वो है केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन। उसके बाद है जिले का शासन, जिसको जिले का मतलब सरकार। सूबे में जो एक इकाई थी, प्रांत के अंदर एक इकाई थी सरकार। सरकार यानी जिला तत्कालीन। मुगल काल में सरकार जिलों में फौजदार, आमिल, कोतवाल, काजी इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकारी थे। फौजदार मुगल काल में वर्तमान कलेक्टर के बराबर ये पद था।
मुख्य प्रशासक फौजदार होता था। इसका मुख्य कार्य सरकार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, चोर लुटेरों से जनता की रक्षा करना। इसके अतिरिक्त उसे राजशाही उगाने में अमल गुजारी भी सहायता करना पड़ता था। इस प्रकार उस समय तत्कालीन जो सरकारी कर्मचारी थे शासन के, उनकी निरीक्षण इनके द्वारा किया जाता था। कालांतर में मुगल बादशाहों के समय में फौजदार को न्यायिक कानून भी प्रदान किया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग फौजदार का पद वंशानुगत हो गया। अगला पद है अमल गुजार। अमल गुजार यानी सरकार जिले का वित्त अधिकारी होता था। उसका कार्य लगान वसूल करना, कृषि और किसानों दोनों की देखभाल करना, खालसा भूमि के राजस्व एकत्रित करना। अगला पद है सरकार यानी जिलों में वित्तीक्षी। वित्तीक्षी एक अधीन लिपिक था। उसे भूमि लगान संबंधी कागजात तैयार रखना पड़ता था। कोतवाल की नियुक्ति मीर आती की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। यह कोतवाल यानी थानेदार के समकक्ष पद था। मुख्य कार्य नगर में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना था। इस प्रकार अगला पद है खजानदार, जिले का खजांची। मुख्य कार्य सरकारी खजाने की सुरक्षा करना। ये अमल गुजार के अधीन था। काजी ए सरकार, जिले में न्यायाधीश कहलाता था। अब है अगली इकाई परगना। परगना यानी तहसील। प्रत्येक सरकार यानी जिलों में तहसील बांटी गई। इनके अधिकारी थे सिकदार, आमिल, फौजदार, कानूनगोर, कारकुन। सिकदार यानी परगना का प्रमुख अधिकारी, जो उपखंड अधिकारी के समकक्ष था, एसडीएम के, यानी वर्तमान आरएस एसडीएम के समकक्ष। शांति व्यवस्था स्थापित करना, राजस्व वसूल करवाने में आमिल की मदद करना। अगला है आमिल। यह परगना का वित्त अधिकारी होता था। किसानों से लगान वसूल करना इसका मुख्य कार्य था और यह पद तहसीलदार के समकक्ष होता था। फिर एक करोड़ी शब्द भी प्रयोग किया जो अमल गुजारी वसूल करते थे। अगला पद है कानूनगो। तहसील में कानूनगो पटवारियों के प्रधान होता था। यह लगान है कर से संबंधित सभी कागजात तैयार रखते थे। अगला जो पद है वो है कारकुन। ये वित्तीय था और वित्त का लेखा जोखा तहसील में रखता था। फिर है ग्राम प्रशासन, जैसे वर्तमान ग्राम इकाई, ग्राम पंचायत। मुगल शासक गांव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, बल्कि परगना ग्राम पंचायती अपने गांव की सुरक्षा, सफाई एवं शिक्षा आदि की देखभाल करती थी। ग्राम का मुख्य अधिकारी प्रधान होता था, जिसे खुद मुकद्दम या पटेल कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए एक पटवारी होता था। पटवारी का मुख्य कार्य राजस्व का 1% दस्तूरी कमीशन के रूप में प्राप्त करना और बाकी सभी राजस्व में जमा करवाना। इस प्रकार शाहजहाँ के शासनकाल में परगना और सरकार जिलों के बीच एक और इकाई का निर्माण हुआ जिसे चकला कहा जाता था। मुगल काल में कारखानों पर सरकारी अधिकारी होता था। उसके प्रशासन के लिए दीवाने बेवतार नामक एक वित्त विभाग स्थापित किया गया। इस प्रकार जवाबीत आलमगीरी के अनुसार 17वीं शताब्दी के अंत तक शाही कारखानों की संख्या गुणसितर थी। इस प्रकार ये मुगलकालीन जो राजस्व व्यवस्था थी, इसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिले का प्रशासन, परगने का प्रशासन और ग्राम प्रशासन निर्धारित थे। मुगलों के जो सूबे थे वो पहले बता दिए गए हैं। अकबर के काल में अंतिम समय तक 15, जहांगीर में वही 15 रहे। शाहजहाँ के काल में ये सूबे 18 हो गए। औरंगजेब के काल में ये सूबे 21 हो गए। इस प्रकार इनका वर्णन किया गया है।